नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। मुल्क भर में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। नॉर्थ से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ और बारिशों के होते ही बदकिस्मती से हादसात और वाक़यात के ज़रिए जो नुकसान हो रहा है उसकी ख़बरें आनी शुरू हो गई हैं। सवात के अंदर एक ख़बर के मुताबिक कश्ती उलटने की वजह से 5 से ज़्यादा अफराद की हलाकतों की खबर हमारे पास है। इसके अलावा लोअर दीर में मदरसे के ऊपर बिजली गिरी, 250 तलबात उसमें मौजूद थी, 25 के ज़ख्मी होने की खबर है। इसके साथ मगरबी साइड के ऊपर अगर आप जाएं तो योब से भी हमें ख़बरें आई हैं, वहाँ पर बच्चों की हलाकतें हुई हैं और फिर हमें बताया जा रहा है कि तूफ़ानी तोदे जो हैं वो गिर सकते हैं, पहाड़ों के ऊपर लैंडस्लाइड हो सकती है। और इस दौरान अजीब व गरीब कैफियत है। लोग टिकटॉक बनाते हुए न जाने क्या करना चाहते हैं। ये एक विजुअल आपने देखा होगा कि टिकटॉकर जो हैं वो बना रहे थे और कुनर रिवर के किनारे उनकी गाड़ी स्लिप हुई। वो तो खुदा ने करम किया कि करीब ही रेस्क्यू के लोग मौजूद थे, उन्होंने उनको बचा लिया, वरना इस के गाड़ी के साथ ये भी खुदा न खासा दरिया बुर्द हो जाता है। एक और साने ने जन्म लेना था। तो हम कि आप सबसे गुजारिश है कि मौसमी हालात से वाकफ़ियत रखें। ये जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है इसके ऊपर रिलाय करें, इसको संजीदगी से लें। हालात वो नहीं रहे जो पहले थे। सड़कों को चौक मत करें। वैसे ही गाड़ी के अंदर बैठकर और जिस तरह पिकनिक मनाने जाते हैं दूर दराज के इलाकों में ना जाएं। हम सिर्फ आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं क्योंकि पिछले चंद साल से जो वाक़यात हो रहे हैं उसके अंदर कुदरती आफ़ात का इतना ही ज़ोर है जितना इंसानी गफलत और हमाकतों का। आप अपनी जान के ख़ुद ज़िम्मेदार भी हैं। रियासत को भी इस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए, लेकिन अगर आप ख़ुद एहतियात नहीं बरतेंगे तो हालात ख़राब हो सकते हैं। तो अल्लाह सबको महफूज रखें। हम आपको अभी थोड़ी देर में KP लिए चलेंगे, जहाँ से अब्दुर्रहमान नुमाइंदा समा TB हमें ज्वाइन कर रहे हैं पेशावर से, और हमें बताएंगे कि वहाँ पर हालात क्या हैं, क्योंकि अमूमन नॉर्थ से बारिशों का सिलसिला शुरू होता है और ग्लेशियल मेल्ट तो पहले ही है। जब ऊपर के दरिया बिफरते हैं और पहाड़ों से पानी नीचे आता है तो फिर निचले इलाकों में, नशेबी इलाकों में वो तबाही फैलाता है। तो मैं उनसे भी 1 मिनट में बात करता हूँ। हम आपको लाहौर भी लिए चलेंगे, जहाँ पर इस ट्रेजिडी के बाद जिसको कौमी सानहा करार दिया गया है, जो काना के अंदर हुई, हुकूमत पंजाब की तरफ से कुछ कंपनसेशन अनाउंस की गई, कुछ तजावीज़ सामने आई हैं ट्यूशन सेंटर्स को रेगुलराइज़ करना। तो अज़मा बुखारी में ज्वाइन कर रही होंगी, उनसे हम पूछेंगे कि मामला ट्यूशन सेंटर का तो नहीं है, मामला तो तामीरात का है। तो उन तामीरात, नाक़िस तामीरात को आप किस तरीके से एड्रेस कर रही हैं। हम आपको भारत से जो पानी के मामले पर जंग छिड़ सकती है पाकिस्तान की, उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी पर्सपेक्टिव भी लेके देंगे। लॉरी वेटकिंसन हमारे पास मौजूद होंगी, जो US पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल हैं, वो हमें ज्वाइन कर रही होंगी। और साथ ही हम आपको इस्लामाबाद के अंदर 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, वो बिल्डिंग जिसका ये नाम होना ही नहीं चाहिए था क्योंकि उनको कभी ये नाम एलोकेट नहीं हुआ, उसके मामले के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी बनाई और मामला नैब की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि बड़े वाज़े अंदाज से कोर्ट ने आपको बता दिया है कि ये गैर कानूनी कब्ज़ा है। अब्दुर्रहमान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि बारिश से जो ख़बरें हमारे पास आई हैं उनमें से चंद का तो हमने जिक्र किया। अमूमी तौर पर क्या सूबाई हुकूमत ने कोई अलर्ट जारी किया है? कुछ रेस्क्यू के काम में आपको पहले से ज़्यादा तब्दीली नज़र आती है? कोई प्रीएम्प्टिव एक्शंस लिए गए हैं क्या? तलत भाई, मैं सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त मगरबी हवाएं जो है खैबर पख्तूनख्वा के बालाई हिस्सों में दाखिल हो चुकी हैं और जो तबाही आज हुई है ये उसी की वजह से है। और जो कल यानी 2 जुलाई को न सिर्फ बहर अरब बल्कि खलीज बंगाल की मरतूब हवाएं भी जो है वो दाखिल होंगी, और जब दोनों हवाएं मिलेंगी तो मज़ीद शदीद बारिश और क्लाउड बर्स्ट का ख़तरा है, जो कि आज हमने अपर चतराल में देखा, जहां पर तकरीबन कोई 26 से 27 मकानात जो हैं वो इसके रेले में आके वो बह गए हैं, और इसी तरह जो दीगर नुकसानात मवेशी और अमलाक भी बह गई हैं। जबकि आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात भी हो रहे हैं। खैबर में जो है आसमानी बिजली गिरने का वाक़या हुआ है जिसमें 2 बच्चे जो है वो जाबाहक हुए हैं, 3 ज़ख्मी हुए हैं। इसी तरह बुनेर में आसमानी बिजली गिरने से जो है 1 शख्स जाबाहक हुआ है। वाड़ी गिर में जो है आसमानी बिजली गिरने से मदरसे की 22 तालिबात जो हैं ज़ख्मी हुई हैं। इसी तरह शांगला में जो क्लाउड बर्स्ट के बाद जो सैलाबी रेला आया उसमें 2 ख़वातीन बह गई, एक जो है जाबाहक हो गई है और एक को शदीद ज़ख्मी
हालत में निकाल लिया गया है। इसी तरह कुरम, लोअर कुरम में जो है मकान की छत गिरने से, तूफ़ानी बारिश से जो है खातून समेत 2 अफराद जिनमें उनका बच्चा भी शामिल है वो जाबाक हुए हैं, जबकि एक बच्चा ज़ख्मी हुआ। और किश्ती का जिक्र तो आपने शुरू से ही कर लिया कि स्वात में जो है किश्ती डूबने से 5 अफराद अब तक जो है उनकी डेड बॉडी निकाल ली गई हैं। और अगर आपको तलत भाई याद हो तो पिछले साल भी मानसून बारिश से पहले स्वात ही में जो किश्ती का वाक़या हुआ था वहाँ से इंसानी अलमिया ने जन्म अब्दुल रहमान, मैं इसी वजह से आपसे जानना चाह रहा था, कदा कलामी इसी वजह से मैं आपसे रहमान साहब जानना चाह रहा था कि पिछले साल के वाक़यात के पेश नज़र कोई हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के इक़दाम किए गए हैं, कोई वार्निंग्स जारी की गई हैं, जो प्रेपरेशन है उसका आलम क्या है पॉलिसी लेवल के ऊपर? जी जी, आपकी बात बिल्कुल बजा। ये तो जो रूटीन की चीज़ें हैं, जैसे कि मरकज़ से नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है वो अलर्ट जारी करता है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो वक्तन फ़ोक्तन ग्लेशियाई झीलों के फटने और इस तरह मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई पहले से जारी कर देता है कि हवाएं दाखिल हो रही हैं। लेकिन अगर अमली तौर पर देखा जाए तो स्टाफ वही है, उसमें इजाफा नहीं हुआ। जो दरियाओं के किनारे हैं या जो बदकिस्मती से आपको ये भी पता चलू, ये ख़बर भी हमने ब्रेक की थी कि जो चतराल में जो ग्लोफ के अलर्ट स्टेशन है वहाँ से लोग बैटरी चोरी करके ले गए हैं, जो कि ग्लोफ अलर्ट के बारे में मकामी कम्युनिटी को आगाह करती हैं। तो ये जिम्मेदारी, एहसास जिम्मेदारी जो है वो मकामी अफराद में भी आनी चाहिए। हुकूमती इदारे ठीक है उनके पास स्टाफ की कमी है या वो जो है बर वक्त एक्शन नहीं लेते, लेकिन जो कम्युनिटी है जहाँ पर तकरीबन 30 के करीब ये स्टेशन इसलिए लगाए गए हैं ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई ग्लेशियाई झील फट जाए या इसी तरह दीगर जो क्लाउड बस्ट के वाक़यात हों तो ये अलर्ट सेंटर जो है मकामी कम्युनिटी को बजर बचाकर, हारन बजाकर, सायरन बजाकर जो है बिल्कुल आखिर में रहमान साहब, बिल्कुल आखिर में अगर मैं मुख्तसरन आपसे जान पाऊँ कि चीफ मिनिस्टर साहब उनकी काबीना ने कोई एमरजेंसी मीटिंग, कोई पॉलिसी साजी इस हवाले से कुछ इकट्ठ का बंदोबस्त किया है, आपकी ख़बर क्या है? क्योंकि ये जो डिज़ास्टर का कैलेंडर है ये तो अब तयशुदा है, हर साल इन्हीं महीनों में इस तरह ही डिज़ास्टर का आगाज़ होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्विकली बताइएगा कि ऐसी कोई मीटिंग आपकी नज़र में है जो प्लान्ड हो या हुई हो? जून में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ था और इसमें ये अहकाम दिए गए थे कि जो ज़्यादा हसास अजला हैं जैसे कि अपर स्वात है, अपर चतराल, अपर दीर, लोअर चतराल, इसी तरह अपर कोहिस्तान, वहाँ के लिए जो कंटिजेंसी प्लान है। इसी तरह जो लोअर हमारे इलाके हैं, पेशावर है, नौशहरा है, यहाँ पर दरियाए काबल चरसदा है, दरिया काबल, दरिया स्वात यहाँ पर बहता है, वहाँ के लिए जो है मुख्तलिफ इक़दाम किए गए हैं। लेकिन ये इक़दाम जो है जो कुदरती आफात आती है उसके मुकाबले में जो है काफ़ी कम पड़ जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है और माजी को देखते हुए ज़्यादा होमवर्क की ज़रूरत है और मुसलसल अलर्ट रहने की ज़रूरत है पॉलिसी लेवल पर भी और पब्लिक लेवल के ऊपर। अब्दुल रहमान, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमें अज़मा वज़ीर इत्तलात पंजाब काना साने के ऊपर हम उनसे बात करेंगे। अज़मा साहब बहुत शुक्रिया। हमने देखा जो काना साने के बाद मीटिंग्स हुई उसके अंदर कुछ पॉलिसी के मामलात भी सामने आए। आपने ट्यूशन सेंटर्स को रेगुलराइज करने की एक पॉलिसी का भी इजरा किया। मैं जानना चाहूँगा क्या ये तयन हो गया है कि अगर ये ट्यूशन सेंटर ना होता तो ये सानिया ना होता, क्योंकि इसका बज़ाहिर ताल्लुक तो तामीरात से जुड़ा हुआ है? जी बहुत शुक्रिया तलत। गुजारिश ये है कि कई सानियात ऐसे होते हैं जो शायद किसी हद तक इनेविटेबल होते हैं और ये उन्हीं में से एक है। एक निजी घर है जिसमें एक खातून अपनी रोजी जो है रोजी रोटी के लिए, अपनी गुजर बसर के लिए जो है वो ये ट्यूशन सेंटर बना के बैठी थी, जिसमें मोहल्ले में, और आपको ये बखूबी इल्म है कि पंजाब के अंदर बल्कि पूरे पाकिस्तान में तकरीबन हर गली मोहल्ले में कोई ऐसा घर होता है जहाँ पर कोई खातून जो है वो घर के अंदर ही या कुरान पाक पढ़ा रही होती हैं या उन्होंने बच्चों को जो है वो ट्यूशन का एक वो बनाया होता है। और ये तमाम वो ट्यूशन सेंटर्स होते हैं, वो कहीं रजिस्टर्ड नहीं होते, ना वो उसको ट्यूशन सेंटर कहते हैं, वो ऐसे ही होता है कि जी बाजी के घर पढ़ने के लिए गए। तो ये इस किस्म का एक निजी मलकियत का घर था और वो उस घर की छत जो है वो चूंकि खस्ता थी तो बकौल मालिक मकान के उन्होंने छत को बेहतर करने के लिए वहां पर जो है वो काम शुरू किया था और मजदूर काम कर रहे थे और उन मजदूरों के वेट की वजह से चूंकि छत पहले ही खस्ता थी
वो गिरी और ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ। अब इससे बहुत सारी चीजें हैं जो नॉलेज में आई हैं यकीनन। पहले भी ये ट्यूशन सेंटर्स जो हैं इनकी रजिस्ट्रेशन वगैरह ये कानून के अंदर उस तरह से मौजूद नहीं थी। इस पे शायद अगर कानून साजी की जरूरत पड़ती है तो चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो भी की जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये छोटे से एक घर के एक कमरे के अंदर जो खातून जी एक अनऑफिशियली एक ट्यूशन सेंटर बना के बैठी हैं, ट्यूशन सेंटर किसको कह सकते हैं, एकेडमी किसको कह सकते हैं, तो ये बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर बहस करने की और काम करने की जरूरत है। और ये कितना मुमकिन है कि इन सबको मेन स्ट्रीम किया जाए, इसी के ऊपर काम हो रहा है। जी, मैं कह रहा हूँ कि अकेडमीज, कुरान पढ़ाने की अकेडमीज, वक्ती तौर पर जो ट्यूशन सेंटर्स बनते हैं वो हज़ारों शायद लाखों की तादाद में हों, उनके ऊपर आप फोकस कर रही हैं जो शायद होना चाहिए। लेकिन असल कल्प्रिट जो है वो तो तामीरात का निज़ाम है। बस्तियां हर तरफ फैली हुई हैं, इसी किस्म की बस्तियां हैं जिसके अंदर ऐसे ही घर मौजूद है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लाखों यूनिट हैं जो किसी वक्त भी किसी साने की बुनियाद बन सकते हैं, इनके बारे में कोई पॉलिसी साजी का या पॉलिसी इनिशिएटिव का इम्कान है या नहीं? देखिए तलत साहब, ये भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है फ्रैंकली स्पीकिंग। अब किस बंदे की कितनी इनकम है, उस इनकम के हिसाब से ही वो अपना घर जो है वो बनाता है। अब ये इस खातून का मियाँ जो है वो रेडी लगाता है किसी मंडी के अंदर और वो कहती है कि 300-400 रुपया वो शायद डेली का कमा के लाता है और इसीलिए उसने साथ ये वो तो एक छोटा सा वो घर उन्होंने बनाया हुआ है। वो घर के ऊपर स्पेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते? क्या ये जो इस तरह के छोटी छोटी आबादियों के घर हैं, क्या उनको आप बाय फोर्स आप ये वो कर सकते हैं? और आपको ये भी मालूम है कि कराची के अंदर भी आपको याद है एक इस तरह जी का वाकया हुआ था जब एक बहुत मंजिला इमारत गिरी थी। लेकिन वो कहते हैं कि वहां बार बार उनको कहा जाता रहा कि जी घर आपके खस्ता है, घर खाली कर दें। घर खाली कराना और घर खाली करना दोनों बहुत तकलीफ दे मरहले हैं तलत साहब। और इसके ऊपर उन लोगों को कैसे फोर्स किया जा सकता है जिनकी इस्तात ही नहीं है कि वो वो तामीरात को एक आला जो है वो मेयार के मुताबिक उसको वो करें। तो ये बहुत सारे गौर तलब सवालात हैं जिसके ऊपर जो है वो हम सब गौर भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। अब ये मौका नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहबा का जो अपनी छत अपना घर प्रोग्राम है वो ऐसे ही घरों के लिए है कि जिनके पास एक छोटा सा भी अगर अपना कोई जमीन का टुकड़ा है तो वो उसके ऊपर जो है उनको बगैर किसी सूद के, बगैर किसी चीज के कर्जा मिलता है। और बहुत सारे 1,70,000 घर पंजाब में जो है वो एक साल के अंदर बने हैं, जिसमें से 1.5 लाख लोग तो घरों के खानदान जो है वो अपने घरों में शिफ्ट भी हो गए। इस तरह की जो फैमिलीज हैं इनको अगर ये अप्लाई नहीं करती या नहीं किया तो इनको जो है वो इनको उस तरफ ले जाया जाए, इनको बताया जाए कि आप जो है वो अपने घर की तामीर जिसकी 14,000 रुपए सिर्फ किस्त बनती है महीने की। अब ये भी एक सवाल है कि 14,000 रुपए को किस्त दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। तो ये बहुत सारे सवालात हैं तलत साहब जिसका यस और नो में शायद किसी के पास भी कोई जवाब नहीं। निज़ाम की खराबियों की तरफ मैं अभी आता हूँ, लेकिन मैं बीच में पूछना चाह रहा था आपसे कि जो वज़ीर आला पंजाब ने 20 लाख की कंपनसेशन दी है जो बच्चे जाँ बहक हुए हैं, ज़ख्मियों के लिए अलहदा है, ये कंपनसेशन नहीं है, ना किसी चीज़ का मदावा हो सकता है। जो जाने चलेंगी उसको आप किस तराजू के अंदर तोलेंगे और कौन उसका क्या कीमत वसूल करेगा। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि हुकूमत की तरफ से ये जो सिम्बॉलिक सपोर्ट है इसका क्या फार्मूला है कि आप कैसे तय करते हैं जी कि 20 होना चाहिए, 30 नहीं हो सकता, 25 होना चाहिए, 20 होना चाहिए? कोई फार्मूला आपने मुरतब किया हुआ है जिससे पता चलता है जी कि इतनी कंपनसेशन काफ़ी है? तलत साहब, ये तो जितने भी दिए जाएं वो कोई फॉर्मूला तो किसी बच्चे की, किसी जो मुतवफ़ी है उसकी किसी भी उसका ना मदावा हो सकता है, ना ये इसको कहना चाहिए कि ये काफी हो सकता है। ये एक गवर्नमेंट जो है वो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक ये फैसला करती है कि इन खानदानों की वक्ती तौर पर कोई हेल्प करने के लिए जो है वो उनकी मदद करने के लिए किस तरह जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, लेकिन यूजुअली जो है वो हुकूमतें जो है वो हालात और वाकयात के मुताबिक जो है वो ये फैसला करती हैं। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ना तो ये किसी जान का मदावा है, ना ये उन गमों की तलाफी है जिससे ये पेरेंट्स गुजर रहे हैं। ये एक अपनी सी एक कोशिश है उनके दुखों में जो है वो कोई अगर मुदावा किया जा सके।
देखें, ऐसे सानियात से अगर हम सीखेंगे नहीं और बहस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो फिर हम बहस भी रिपीट करते रहेंगे और सानियात को भी रिपीट करते रहेंगे। तो हम जानना ही चाहते हैं कि मुआशी सहूलियात ठीक है, नहीं है, लोगों के पास पैसे कम हैं, कमज़ोर छत है, फिर भी छत तो है, ये बहस चलती रहेगी। लेकिन छत तामीर करने का जो निज़ाम है वो तो मुरवजा निज़ाम है, आप NOC इशू करने का निज़ाम है। अगर बल्दियाती इदारे सही काम कर रहे हों तो किस किस्म की तामीरात होनी चाहिए? छोटे बड़े मकान की बहस से कता नज़र, बल्दियाती निज़ाम जब काम नहीं करेगा तो फिर आप टॉप लेवल से कितने मकानों को महफूज बना सकेंगे? तो ये कोई बहस छिड़ी है आपके हल्का अहबाब जो है, जो मुख्तदर हल्कों से जुड़े हुए हैं या ख़ुद भी आप इक़्तिदार में हैं, उनके यहाँ पर या नहीं? देखिए, बल्दियाती निज़ाम की अहमियत से तो ना किसी को इनकार है ना हो सकता है, लेकिन बल्दियाती निज़ाम घर बना के तो अल्लाह करे रियासतों के पास इतने पैसे हों कि वो जिस तरह दुनिया में लोकल बॉडीज ऑपरेट करती है कि जो घर बना के देना या स्टाइपेंड्स देना, ये सब चीजें जो है, जैसे मैंने कहा कि अपनी छत अपना घर, इसी मैं माजरत चाहता हूँ, मैं घर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो बिल्डिंग्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको तो रिव्यू किया जा सकता है ना, कि नहीं? जी, वो मैं गुजारिश करती हूँ इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वो सर्वे आपको याद होगा जब ये कराची का वाकया हुआ था, गुल प्लाजा वाला, उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने जो है वो एक सर्वे का हुक्म दिया था। तो रिहायशी बिल्डिंग्स हो या कमर्शियल बिल्डिंग्स हो, तमाम के सर्वे भी किए गए, वहां पर जो आतिशज़दगी है उसके हवाले से भी SOPs वो किए गए। और आज जो है अल्लाह पाक ने करम किया है कि आजम मार्केट जो बहुत एक कंजस्टेड प्लेस है, वहां पर एक प्लाजा के अंदर आग लगी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी नुकसान के जो है बवर वक्त वो आग बुझा भी दी गई और कोई नुकसान भी नहीं हुआ। माली नुकसान यकीनन ताजिरों का जिनकी वहां दुकानें थी वो हुआ है। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये घर हैं जो निजी मलकियत हुआ करते हैं, जो किसी का अपना घर है, जो अपने रिसोर्सेज के अंदर जो है इसको बनाता है, उस पे गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, यूनियन काउंसिल हो, वो उसको करके गुजारिश ही कर सकते हैं। और ये जो सर्वेज हैं जिसके अंदर आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, अब तो फिक्र ये है कि आने वाला जो मॉनसून है और जो कह से भी इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। अब ये जो खस्ता हाल घर है ये पूरे मुल्क में है, हमारे हर सूबे के अंदर जो है ये खस्ता हाल घर ये मौजूद है। और इनको कहाँ शिफ्ट किया जाए, ये लाखों करोड़ों घर जो है वो इनको कैसे जो है वो दिनों में बना के दिए जाएं। अब वो उनको बताया भी जाता है, उनको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि आपका घर जो है वो खतरे से खाली नहीं है, लेकिन अपना घर छोड़ने के लिए सब कोई तैयार नहीं होता। वो उस घर में मर जाना बेहतर समझते हैं। वो अब बाकी अगर मुझे कोई कहे कि अपना घर खाली कर दे, मैं खाली करके कहाँ जाऊंगी मैं और रिश्तेदार भी बेचारे उतने ही होते हैं ना, वो अपने रिश्तेदार पहले वो भी बेचारे 2-2 कमरों के एक कमरे के घर में रहते होंगे, कौन किसको कितनी देर संभाल सकता है। तो मैंने इसीलिए कहा कि ये इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है और इतनी बड़ी तकलीफ और आफत है कि जिसका शायद 2+2 किसी भी गवर्नमेंट के पास या किसी उसके पास ना हो, बट इन द लॉन्ग रन, जैसे मैंने कहा कि इन खास तौर पे ये जो छोटे घर हैं, जो खस्ता हाल घर हैं, इनको चीफ मिनिस्टर की अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के अंदर जो है वो इनको, अगर इन्होंने अप्लाई नहीं भी किया, इनको वहां पर जो है वो अप्लाई करा के इनको ये फैसिलिटी दी जाए कि ये 15 लाख रुपया वहां से लें और अपना घर बनाएं। और लाखों लोग जो है फैमिलीज ने उन्होंने ये घर बनाए हैं और साथ खुद सारी फैमिली ने मिलके, बच्चे, औरतें, मर्द, उन्होंने मजदूरों की तरह काम करके अपने घर बनाए हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि कंक्रीट के एक अच्छे मुनासिब घरों के अंदर लोग शिफ्ट हुए हैं। तो ये इस किस्म का एक कोई सोल्यूशन जो है वो निकालना पड़ेगा, बट ये भी ग्रेजुअली होगा तलत साहब, लाखों करोड़ों घर एकदम से नहीं बन पाएंगे। अजहर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक और बिल्डिंग की बात करेंगे, कहाँ पर घर ठहरते नहीं हैं और कहाँ पर एक बिल्डिंग है जिसको आप हटा नहीं सकते। 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर हुकूमत वक्त की पॉलिसी क्या है और उसके साथ साथ भारत के साथ जंग हो सकती है पानी के मामले पर, बैनुल-अक़वामी पर्सपेक्टिव भी आपको लेंगे ब्रेक के बाद।
1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, वो बिल्डिंग जिसको कोई माइकलाल हिला नहीं सकता, जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो दुनिया में अब नहीं है, उनके दौर में इस मंसूबे का आगाज़ हुआ। अब बहुत सारी हुकूमतों की तब्दीली के बाद शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, बहुत सारे अदालतों के फैसलों के बाद अब उन्होंने इसके ऊपर एक कमेटी बना दी है। ये बिल्डिंग और इसके रिहायशी, बल्कि इसका ऑनर जो है वो बहुत ताकतवर है, या कानून उनके साथ है या कोई और मामला है। शहजाद अली नुमाइंदा समा टीवी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद, बहुत शुक्रिया, आप वेदर पर रिपोर्ट कर रहे थे, हमने आपको देखा, माजरत चाहते हैं, बारिश में अभी भी खड़े हुए हैं। ये बताइएगा कि ये जो कमेटी बनी है, इसके बाद इस बिल्डिंग का क्या मुस्तकबिल नजर आता है? ये केस नैब के पास जा रहा है या पीछे से कोई और रास्ता निकाल कर इसको बराबर करने की कोशिश की जा रही है? जी तलत साहब, थैंक यू सो मच सर। इस हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो एक कमेटी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद हक़ खान अब्बासी के दौर में भी हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे अशतर औसाफ, उनकी सरबराही में। उसकी रिपोर्ट भी 120 सफ़ों की मौजूद है, लेकिन ये मामला हल नहीं हो रहा क्योंकि काफ़ी ताकतवर लोग जो हैं उनके यहाँ पर अपार्टमेंट हैं या वो सब लीज होल्डर हैं यहाँ पर इस बिल्डिंग के अंदर। ये मामला इस वक्त भी अगर मैं बताता चलूँ तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो 6 रुकनी इसके ऊपर कमेटी तश्कील दी है, उसमें 21वें ग्रेड या इससे ऊपर के अफसरान को जो है वो शामिल किया जाएगा और नैब के जो ऑफिसर हैं वो इसको हेड करेंगे, उन्हें कन्वीनियर मुकर्रर किया गया है। इसके साथ साथ FIA, FBR, SCBR, SCCP, IB और ISI के नुमाइंदे भी इस कमेटी में शामिल होंगे और इस कमेटी को जो है वो कानूनी और इंतजामी अमूर का जायजा लेकर 60 रोज में अपनी रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज। अच्छा, मुझे तस्दीक कर दिया अगर मैं गलत हूं तो, तस्दीक कर दिया अगर मैं गलत हूं। कोर्ट में भी जाहिर समाअत शहजाद अगर सिंगल बेंच था उसके फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील में इस वक्त तकरीबन 83 जो सब लीज होल्डर हैं इन अपार्टमेंट्स के, कोर्ट ने उन्हें अबूरी रिलीफ भी दे रखा है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को इन तमाम लीज होल्डर अपार्टमेंट से खाली करवाने या इन्हें बेदखल करने से रोक दिया है। और इससे अहम मामले की जो मुख्तलिफ समातें हुई उसमें इस वक्त 3 जो है वो बड़े। जी शहजाद साहब, ये फरमाइएगा कि इससे पहले भी तो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बनाई थी, उसका क्या बना? सर, इससे कबल जो कमेटी बनाई गई थी वो थी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक की सरबराही में और उसे 8 रोज़ में अपनी कमेटी जो रिपोर्ट थी वो वज़ीर-ए-आज़म को जमा करवाना थी, लेकिन उसने शायद तकरीबन 2 माह का वक्त लिया और अब उन्होंने सिफारिश की है कि इस अहम मामले पर जो है वो एक JIT तश्कील दी जाए हाई लेवल अफसरान की और वो जो इंतजामी और कानूनी अमूर का जायजा लेकर जो है वो 60 रोज़ में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। उसके बाद इस बिल्डिंग के मुस्तकबिल के हवाले से जो है वो फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ के जो अपार्टमेंट के ऑनर्स हैं या सब लीज होल्डर हैं वो इंतहाई ताकतवर लोग हैं और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो अपील दायर की है, इस वक्त अगर कहा जाए तो वो वहां पर विन विन सिचुएशन में है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें जो अबूरी रिलीफ दिया है उसमें इस बिल्डिंग को खाली कराने या इन्हें बेदखल करने से भी रोक दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो CDA से इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट भी मांग ली है आइंदा समाअत पर और मौसम गर्मा की जो छुट्टियां हैं इनके फौरी बाद जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इस मामले पर समाअत करेगा क्योंकि CDA से तफसीली रिपोर्ट भी मांगी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA से यह भी पूछा कि अगर इस बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं था तो रिहायशी कैसे यहाँ पर आबाद हो गए और ये पूरे का पूरा प्रोजेक्ट सेल कैसे हो गया। तो इस हवाले से भी जो है वो CDA से सवाल किए गए हैं और CDA से ये कहा गया कि अगर बिल्डिंग खिलाफ कानून तामीर हो रही थी तो आपने इसको इब्तदाई मरहले में ही क्यों नहीं रोका जब एक बिल्डर ने पूरी बिल्डिंग खड़ी की और उसे फिर बाद में जो है वो उसने सब लीज कर दिया या सेल कर दिया। तो ये इंतहाई अहम मामला है क्योंकि 240 के करीब इस वक्त इंतहाई ताकतवर लोग जो है वो इस बिल्डिंग में रिहाइश। देखिए हम बिल्कुल शहजाद आपका बहुत शुक्रिया आपका। हम नहीं चाहते कि ये प्रोग्राम में से इंप्रेशन जाए कि अगर आपने हलाल की कमाई से पैसे कमाए हैं और अच्छे पैसे आपके पास मौजूद हैं तो अल्लाह आपके पैसों में मज़ीद दौलत में इजाफा करे। तो अमीर होना या अपार्टमेंट लेना इशू नहीं है, इशू ये है कि अगर कहीं पर ग्रॉस वायलेशन हुई है कानून की तो उसके ऊपर अगर ताकत का इजहार होता है तो फिर कानून झुकाव दिखाता है या तनावर दरख्त की तरह खड़ा हो जाता है। फ़िलहाल तो हमने देखा है कि एक कमेटी के बाद दूसरी कमेटी बन गई है और पैरेलल एक कोर्ट जिससे फ़ैसला आया उसने रिव्यू पिटिशन के अंदर भी एक रिलीफ दी है। ये इस किस्म की सहूलियात अमूमन अदालती निज़ाम से आम लोगों के लिए मुयस्सर नहीं होती। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे लॉरी ए वेटकिंस को जो US पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं और फॉर्मर पेंटागन ऑफिशियल है, लेकिन ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। हम इस प्रोग्राम में लॉरी वेटकिंस को खुशामदीद कहते हैं। लॉरी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस. This is regarding the seminar that you attended, statement of intent from Pakistan on the Indus Water Treaty. You also spoke at this seminar. I just wanted to get a sense of what is your assessment of the issue and how important it is, not from the Pakistani perspective obviously, but from the perspective of an expert and somebody who engages the international community. Well, it's great to be with you again, Talat. Thank you for having me on your show. I'm here in Islamabad, yes, for the Indus Water Treaties seminar that was absolutely incredible. And I say that because it was a room full of experts, a room full of professionals, and it seemed like we were all on message with one another about the priorities of maintaining this treaty, and also getting the international community to step forward and be much more vocal, if vocal at all, because that's not what I'm seeing, that's not what the rest of the international community is seeing. Who else is coming to speak out about the importance of this? In that room that you spoke about, there were lots of people, a lot of data was shared, Indian plans, the statements were shared. You are privy to now a 3D view of the situation, starting from Pakistan's intent and purpose, international community's responsibility, and Indian intent. What do you make of from this data of the Indian game plan? Do you have a sense of what their game plan is with regard to this treaty? Well, I don't know what their game plan is, and that is part of the problem, right? Is that they have not stated anything concrete or rational except for making threats against Pakistan and the Pakistani people, and saying that they're going to build a dam or they're going to shut off the access of water flowing downstream. And that is illegal. It does not abide by the international treaty, and them saying that they don't acknowledge it any longer, it doesn't work like that. You can't just say that you've pulled out of something that's legally binding and recognized by the international community. Talk about the international community. Pakistan has to get its message through, but we are also competing for attention here. Middle East exploding or settling down, depending on how you see it. Ukraine happening. The hot weather all across Europe is grabbing more headlines than ever before. In this chaotic, ever-changing world, do you think there's space for Pakistani message to be amplified and sent across? Well, I think this is the perfect time, and I say that literally, because it is excruciatingly hot, not just here in South Asia, but across Europe. And that's where I have seen no vocalization is coming from the Europeans. For those that stand up for treaties and legally binding documents, where are they? It is a scorcher across the entire globe right now. Back in the United States, it's as hot as it is here. Maybe not the humidity of Pakistan, but it is absolutely as hot. So everybody is feeling heat. And if you want water and you feel thirsty, just imagine that it is shut off. That you go to turn your faucet or you go to turn that tap and it is gone. That's what everybody needs to think like, that it could happen to them. Because if it does happen to you, what are you going to do about it? Okay, you're a communication expert. There's clearly, from your last answer, there's a listenership out there for Pakistan's message. Any advice how best to do it? So what I said yesterday in my remarks, Talat, was the following. I said that there needs to be a partnership that is created. And obviously that would take the Indians having a will to come to the table. But this doesn't just affect you and India, as we've spoken about many times here in this interview. This is about everybody. It was made a comment yesterday that by an expert in his remarks that there's actually 3 layers here. India is actually in the middle, because you have the Himalayas and you have China. And for anyone to think that those are not connected as a river flowing source and system, they are incorrect. So that downflow, they need to be more worried about the political upflow, the Indians, I would say, because this is not a political issue, but they are making it a political issue. And I think that they are on the wrong, I know that they are on the wrong side of this, and I believe that it will have severe consequences for them if they continue to use water as a weapon of war. Indians have to worry about the upflow of the consequences of their desire to use downflow water into a tool of war. Thank you very much, Lori A. Wetkins, for joining us. नाज़रीन, हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं. अल्लाह हाफ़िज़.